हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम राकेश। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज के इस वीडियो में क्लास 10th साइंस अनसॉल्व का सेट 5वां हल करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने सेट 1 से लेकर के 4 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट बना है वहाँ से भी जा कर के सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसका कोड है 824 IN, तो आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए, कोई भी अगर अदर प्रकाशन है तो अगर आपका कोड यही है तो क्वेश्चन सब वही होंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन में कोई बदलाव आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आ चुका है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी वस्तु के बीच की और प्रतिबिंब के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, यानी यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस का 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और उसके बाद में आप जो है v की मान की f की मान की गणना करके उसको घटाएंगे तो यहाँ पर जब इसका मान आएगा वो आपका 40 सेंटीमीटर आएगा। इसका ये वाला ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो आवर्धन उत्पन्न होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो एक सदैव 1 से कम होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि उत्तल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है वो सदैव 1 से कम होता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पर f का मान आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया है। इस लेंस की क्षमता निकालना है, यानी लेंस की क्षमता का मतलब p का मान निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है लेंस की क्षमता का सूत्र होता है p बराबर 100/f, यानी सेंटीमीटर में होता है। और अगर आप जब इसका मान रखेंगे p बराबर तो 100 और यहाँ पर f का मान आपका 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 20 रखेंगे, काट देंगे तो 20 पंचे 100 आपका आ जाएगा, यानी कि p बराबर आपका 5 डायोप्टर आएगा। तो यहाँ पर 5 डायोप्टर आपके जिस ऑप्शन में दिया होगा वो वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है, तीसरा वाला इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इसमें कहा है, जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म सतह पर गिरता है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा? विचलन का मतलब यानी विचलन कम से कम किसका होगा? न्यूनतम का मतलब होता है कम होता है। तो इसका ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, ध्यान रखिएगा। अगर सबसे अधिक की बात करेंगे तो बैंगनी की सबसे अधिक होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है, किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A/2 हो तो उसका प्रतिरोध होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, तो इसका ऑप्शन जो है 16 ओम निकल के आएगा, यही इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, निम्नलिखित में कौन सी परिपथ में वैद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करती है? तो ये फार्मूला वैद्युत शक्ति का नहीं है, बाकी और सब है। एक मिनट, ये तो है मेरे प्यारे बच्चों, सी वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन ये है सी वाला, ये वाला नहीं है। बाकी सब विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है, ये भी है, ये भी है, ये भी, यानी सब P के बराबर फार्मूला बनता है हमारा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, केवल यही नहीं बनता है, तो इसके लिए यही सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, किस धारावाही चालक के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है? r के अनुक्रमानुपाती, r स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती, r के व्युत्क्रमानुपाती, r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इसका जो सही ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन है वो आपका सी वाला हो जाएगा, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ से हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हमारे बायोलॉजी के केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग इनको भी जानेंगे। पहला क्वेश्चन है आप सभी का, हाइड्रोजन आयन यानी H+ की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति किस प्रकार की होती है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए वाला हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति की होती है। इसका आपका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए हम लोगों से पूछा गया है धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है। तो धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या 5H2 जैसे करके लिखा होता है ना। आप लोग जब जहाँ पर धावन सोडा बनाए होंगे यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण वाले चैप्टर में जब आपको ये पढ़ाया गया होगा तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए 10H2 करके वो लिखा होता है। धावन सोडा में जल के अणुओं की संख्या 10H2 करके लिखा होता है ना। जब धावन सोडा का फार्मूला आपको पता होगा तो उसमें जल के 10 अणु लास्ट में आपको 10H2O करके लिखे नज़र आते होंगे। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अधातु है, इसमें से कौन सी अधातु है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन है वो आपका सी वाला हो जाएगा। हीलियम आपका एक अधातु है, ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है। धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। तो ये सदैव सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाती हैं, इसके लिए यही आपका कथन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सभी का प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। तो अगर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया क्या नाम है उससे करवा दें तो वो पुनः जो है जम जाता है, यानी कि वो पुनः जो है कठोर सीमेंट के रूप में जम जाता है, एक प्रकार से पत्थर का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है वो पुनः जो है जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। ये इसका ऑप्शन सही है, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है। तो एथेनॉल का मतलब होता है C2H5OH। अगर हम C2H5OH की क्रिया सोडियम के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, यही चीज़ हम लोगों से इसमें पूछ रहा है। तो अगर मैं इसकी क्रिया इससे कराऊंगा तो यहाँ पर हमको जो है हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। इसका 2 मोल लेकर के कराएंगे, इसका 2 मोल, तो यहाँ से यही दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा और यही जा करके यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव में लिंग गुणसूत्र इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आपका जो है सही ऑप्शन, तो देखिए भाई ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है। अगर लिंग गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो वो 23 भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग XY के रूप में बात करें तो केवल उस आधार पे प्रतीक के रूप में 2 ही बनता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन माना जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें 2 भी दे दिया गया, ये भी दिया गया। तो भाई यहाँ पर इस कन्फ्यूजन बन रहा है इस ऑप्शन को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसका क्या हो सकता है आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे कि क्या हो सकता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे तो इसमें पूछ रहा है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इसका जो सही ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका सी वाला हो जाएगा, श्वसन कहते हैं। ठीक है, आपको पता है ऑक्सीजन को बाहर निकालना, ग्रहण करना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करना, ये सब चीज़ें आपको श्वसन के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए वाला हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है। गुड़हल, सरसों, मटर, पपीता। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, पपीता का पुष्प एक लिंगी होता है। अगला क्वेश्चन है एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुँचती है। कितनी मात्रा अगले स्तर तक पहुँच पाती है। तो इसमें आपको 0%, 10%, 50%, 100% है। इसका सही ऑप्शन बी वाला होता है, 10% तक ही पहुंच पाता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद इसमें से क्या क्या है। 19 का सही ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल। ठीक है, इतने चीज़ों की इसमें जो है उत्पाद के रूप में बनता है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन्स नहीं है, यानी पादप का मतलब होता है पौधा, तो पौधे से संबंधित कौन सा हार्मोन नहीं है, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन जो है ये मनुष्य से, जीवों से संबंधित हार्मोन्स है, प्राणियों से संबंधित है, बाकी और सब तो पौधे से संबंधित हार्मोन्स हैं। तो इस तरह से हमारे विकल्प वाले प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो इसमें से अगर मैं हल करूँगा, अगर कुछ प्रश्न हमको हल करके बताना चाहिए था, लेकिन अगर मैं हल करता हूँ तो उसका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको उसको केवल आंसर बता दिया हूँ। बाकी आपको जो हल करने लायक है उसको आप खुद हल भी कर सकते हैं, मैंने हिंट तो दे ही दिया है आपको। अब यहाँ से हमारा वर्णात्मक प्रश्न शुरू होता है जिसको हमको कॉपी पे हल करना रहता है। तो आइए अब यहाँ से हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कारों में पश्च दृश्य दर्पण के लिए कौन से प्रकार का दर्पण का प्रयोग करते हैं, हम इसे क्यों वरीयता देते हैं। तो आपको पता है वाहनों या कारों में जो है पश्च दृश्य को देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह पीछे के दृश्य का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर आप इसको देखिए, ऐसे लिखोगे कि कार या वाहनों के पीछे आने वाले सभी दृश्यों का स्पष्ट, छोटा एवं काफ़ी दूर तक दृश्य बनाता है। यह ड्राइवर के पीछे आने वाले सभी वाहनों एवं दृश्यों को देखने में समर्थ होता है, इसीलिए इसको वरीयता दी जाती है। तो ये कौन सा दर्पण होता है, तो ये आपका उत्तल दर्पण होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप उत्तल दर्पण लिख देना, ठीक है। इसमें क्योंकि प्रश्न में कह रहा है ना कि कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए भाई हमने यहाँ पर इसको स्पष्टीकरण के रूप में पूरा का पूरा लिख दिया है। तो इस तरह से आप लोग इसको पूरा नोट कर लेना। यहाँ पर जैसे प्रश्न पूछा है वैसे पूरा आपको उत्तर स्पष्टीकरण के साथ में देना है। तो अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या कह रहा है। एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूर रखी है, जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत इजी प्रश्न है, आइए हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ये पहले का है, ये दूसरा प्रश्न है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसमें कह रहा है एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक वस्तु है, तो यानी इसको मान लेते हैं h2 बराबर, है ना। h2 बराबर मैं इसको क्या मान लेता हूँ 3 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण है तो इस तरह से अवतल दर्पण होता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है, यहाँ से वस्तु जो है 8 सेंटीमीटर दूर रखा है, यानी कि यू का मान आपका जो है -8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये बाएं तरफ रखा होता है वस्तु, जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आभासी का मतलब होता है, आभासी कब बनता है, जब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपका जो है वो h1 का मान दिया है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो दिया है वो 4.5 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर दिया है, मैंने इसको भी लिख लिया, ठीक। अब उसके बाद हम लोगों को से क्या कह रहा है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी v का मान निकालना है, ठीक है। और उसके बाद हमको फोकस दूरी निकालना है, फोकस दूरी निकालना है यानी f का मान निकालना है हमको। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक फार्मूला होता है, आवर्धन m बराबर होता है -v/u बराबर होता है h1/h2 होता है। तो हम लोग इतना यूज करेंगे और इसी की मदद से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान को ला के रख लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग चलो यहाँ पर हम लोग मान रखते हैं। तो v का मान आपका निकालना है, तो -u का मान आपका -8 दिया है, -8 बराबर में यहाँ रख लिया। h1/h2 का मान कितना है 4.5, उसके बाद बटे में h1 का मान, हाँ इसका मान 3 है तो यहाँ पर 3 रख लिया। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका तिरछा गुणा भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v3 या 3v बराबर, यह हो जाएगा 4.5 गुणे में 8 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद v = 4.5 गुणे में 8, और ये आपका गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ से हम इसको काटेंगे तो 15 तियाँ 45 यानी 1.5 आ जाएगा। तो भी बराबर 1.5 का गुणा अगर मैं 8 में कर देता हूँ तो भी बराबर हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 अट्ठे 120 और उसके बाद एक अंक बाद दशमलव भी लगना चाहिए। तो कुल मिलाकर के भी का मान आपका 12 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। आशा करते हैं कि आप लोग जो है इसका मान जो है कैसे निकाला गया, कैसे हल किया गया, आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद इसी में एक और पूछ रहा है हम लोगों से, इसी में एक चीज़ हम लोगों से दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है। तो चलिए दर्पण की फोकस दूरी भी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर या चाहे इस तरफ इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो दर्पण की फोकस दूरी का हम लोग सूत्र लगा देते हैं। फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u होता है। तो 1/f बराबर 1/v, भी का मान आपका 12 निकल के आया है और उसके बाद u का मान आपका कितना निकल के, u का आपका -8 दिया गया है। तो यहाँ पर जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/f बराबर यहाँ पर 12 और 8 का लासा ले लेंगे हम लोग। तो देखिए 12 और 8 का लासा कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको पहले 2 से काटूंगा तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं इसको 2 से काटूँगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, तो अब जो बचा उसका गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4 है ना, 4 दूना 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 24 आ जाएगा। एक बार फिर से इसको ट्राई कर लो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 12 दूना 24 यानी कि यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का यहाँ पर 8 त्रिक 24, यहाँ पर आपका इतना आ जाएगा। उसके बाद 1/f बराबर यहाँ पर आपका इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 1/24 हो जाएगा और क्रॉस गुणा मारेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का f बराबर में 24 हो जाएगा। उसके बाद इसको इस तरफ लाएंगे तो f बराबर माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से मान निकल के आ जाता है। इस तरह से फोकस दूरी भी आपका निकल चुका है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर भी देख सकते हो। ठीक है, दोनों आंसर हमारा आ चुका है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें कह रहा निकट दृष्टि दोष क्या होता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए, किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित किया जाता है। तो भाई निकट दृष्टि दोष इसको पिछले सेट में भी हमने बताया था, इस सेट में भी आ चुका है। तो जो क्वेश्चन अगले सेट में रिपीट हो चुका है उसको बार बार बताने से कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इसलिए आप लोग उस पिछले सेट में एक बार नोट कर लिए तो बार बार नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है हमको। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसको देखो, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो देखिए इसका रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, यहाँ से आप इसका उत्तर देख लो। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में उपस्थित छोटे छोटे कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक फैलाते हैं। यानी वायुमंडल के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो लाल रंग को अधिक फैलाने का काम करते हैं। लाल रंग की अपेक्षा लाल को नहीं फैलाते हैं, लाल की अपेक्षा नीले को फैलाते हैं। हम उल्टा बोल दें उसके लिए सॉरी, नीले रंग को अधिक फैलाते हैं, यानी लाल की अपेक्षा नीले रंग को वो ज़्यादा फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, अधिक फैलाते हैं, परिकिरणन करते हैं, यानी वो उसका परिकिरणन करते हैं, जिसके कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसका मेन कारण है। यहाँ से आप लोग जो है इसको एक बहुत ही सिंपल भाषा में हमने लिख रखा है, आप इसको नोट कर लेना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। तो भाई हमने इस क्वेश्चन को भी पहले इस सेट में आपको करा दिया है, इसके पिछले सेट में। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है उसको करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग इसको छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। एक 25 ओम का प्रतिरोधक 12 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है। प्रति मिनट जूल में उत्पन्न उष्मा ऊर्जा की गणना कीजिए। तो आइए हम लोग इसकी गणना कर लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप जो है इसमें एक दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो इसका मात्रक ओम मीटर होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो होता है ओम मीटर।
ओम मीटर होता है। तो यहाँ से मात्रक आप लोग जान लिए। अब उसके बाद इसको जो हल करने वाला इसमें शेष है उसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो यहाँ से आप लोग देखिए इसको कैसे हल करना है। यहाँ पर आपका R बराबर आपका 25 ओम दिया गया है, यहाँ पर मैंने इसको इतना लिखा। और V का मान आपका 12 वोल्ट दिया गया है, 12 वोल्ट यहाँ पर हमने लिख लिया। उसके बाद एक बैटरी से उत्पन्न प्रति मिनट ऊष्मा आपको निकालना है, यानी यहाँ पर आपको H का मान निकालना है, हीट निकालना है। ठीक है, तो ऊष्मा कैसे निकालेंगे आप लोग ध्यान दीजिए। और प्रति मिनट यानी T बराबर आपका 1 मिनट दिया है, 1 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर T का मान एक इतना लिया जाएगा। अब यहाँ पर इसका फार्मूला होता है H बराबर I² R इंटू टी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसमें मान रखेंगे। तो हमको देखिए R का मान T का मान पता, लेकिन I का नहीं पता है। तो I का मान हमको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ओम का नियम लगाएंगे, V बराबर IR, और I बराबर हो जाएगा V बटा R। तो यहाँ से हम लोग I का मान निकालेंगे। V का मान हमारा 12 दिया गया है और R का मान हमारा 25 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको काट पीट करके इसको गणना करूँगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा 0.48 आएगा, 0.48 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतना आ गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस मान को इस फार्मूले में रख देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा इस फार्मूले में। ठीक है, तो H बराबर I का मान आपका 0 इतना है, या चाहे आप इसी को रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। 12/25 है ना, यहाँ पर स्क्वायर है तो आप लोग इस स्क्वायर कर दो, चाहे 2 बार लिख दो। ठीक है, ये बात एक ही है। उसके बाद गुणे में R का मान कितना है, R का मान आपका 25 है, तो यहाँ पे 25 लिख दो। ठीक है, उसके बाद गुणे में T का मान आपका 60 है, 60 लिख दो। 25 से 25 आपका कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है आप इसको हल करोगे, यानी जब इसका पूरा गुणा कर लोगे और 25 से भाग करोगे, यानी 12 × 12 और उसके बाद गुणे में 60/25, ये आपका इतना बच रहा है। तो इतना आप जब इन सब का गुणा करके 25 से उसमें भाग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 345.6, 345.6 इतना कैलोरी या कुछ भी जो भी जिसमें आएगा उसमें लिख देना। मात्रक हम लोग देख लेते हैं किस में लिखा है, उसी हिसाब से लिख लेते हैं ये आपका। तो इसका आंसर इतना जूल आएगा मेरे प्यारे बच्चों। बुक में जो आंसर दिया है वो मिस्टेक है, आप किसी भी तरीके से हल करके इसको चेक कर सकते हो, इतना ही इसका आंसर आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है तीसरे का दूसरा था। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको हल कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो इसमें कह रहा नीचे दिए गए परिपथ में इतना इतना ओम दिया गया है, 5 प्रतिरोध दिए गए अनुसार 18 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है। तो इसमें आपको क्या क्या निकालना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है, यानी ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है, सिर्फ इसके बीच विभवांतर निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस पूरे क्वेश्चन को मैं चित्र की मदद से ही सॉल्व करूँगा मेरे प्यारे बच्चों। तो पहले यहाँ पर देखिए इन 10-10 ओम को हम लोग पहले कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो पहले इन 10-10 ओम को समांतर क्रम में मैं निकाल लेता हूँ। तो इनको मैं मान लेता हूँ R डैश, ठीक है, और R डैश करके फार्मूला 1/R1 + 1/R2 ऐसे करके होता है। तो यहाँ पर 10 और 40 दिया गया है, तो यहाँ पर 10 + 1/40 करके मैं रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद 1/R डैश बराबर यहाँ पर मैं इनका लासा लूँगा तो ये हमारा 40 हो जाएगा लासा, और उसके बाद ये हमारा इससे कट जाएगा। तो 10 चौक 40 यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस 40 से करने में 40 यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो 1/R डैश बराबर आपका ये 4 × 5/40 हो जाएगा। और मैं जब इसको पलट दूंगा तो ये भी हमारा पलट जाएगा, यानी R डैश बराबर 40/5 हो जाएगा। और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो 8 × 5 = 40 की, यानी कि 8 ओम निकल के आ जाएगा। ठीक, ये हमारा निकल चुका है।
अब उसके बाद हमारा अगला दूसरा जो मान है इसको निकालेंगे, इसको भी हम लोग समांतर क्रम में निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है समांतर क्रम में निकालेंगे, तो इसको हम आर डबल डैश मानेंगे। तो आर डबल डैश बराबर 1 बटे समांतर क्रम में ये भी दोनों है, नीचे ऊपर है तो समांतर क्रम ही माना जाता है। तो 20 30 60 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग 20 प्लस का 1/30, उसके बाद प्लस का 1/60, ये 20 30 60 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग मान को अब रख करके इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/r डबल डैश बराबर ये हमारा इसका लासा हो जाएगा 60, 20 तियाएँ 60 यानी कि 3 आ जाएगा, प्लस 30 दूना 60 यानी कि प्लस और 60 करने में 60 इतना आ जाएगा। तो 1/r डबल डैश बराबर ये हमारा आ जाएगा 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 6/60 हो जाएगा। और जब मैं इसको पलट दूंगा तो ये भी पलट जाएगा, तो यानी r डबल डैश बराबर 60/6 हो जाएगा, और 6 2 60 यानी कि आपका 10 ओम निकल के आ जाएगा r डबल डैश बराबर। ठीक है, तो अब हमारा पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होगा अब हम लोग निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ करके निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो अब हम कुल प्रतिरोध में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आर बराबर आर डैश प्लस आर डबल डैश करके। ठीक है, तो यहाँ पर आर बराबर यहाँ पर कितना कितना है, आर डैश का मान आपका कितना निकल के आया है 8 आया है, प्लस आर डबल डैश का मान आपका 10 आया है। तो ये आपका आर बराबर 10 8 18 ओम निकल के आ जाता है, ये 18 ओम हमारा निकल चुका है। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा जो है 18 ओम हम लोग देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा 18 ओम आ रहा है। अब उसके बाद दूसरा हमारा है, दूसरा परिपथ में प्रवाहित धारा निकालना है। तो चलिए हम लोग धारा को भी निकाल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो धारा को कैसे निकालेंगे, इसके लिए यहाँ पर जो विभवांतर दिया है इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो V बराबर दिया गया है, V बराबर 18 वोल्ट दिया गया है, 18 वोल्ट या 12 वोल्ट, 18 वोल्ट है। चलो ठीक है, तो मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर आपको पता है ओम के नियम के सूत्र से V बराबर होता है IR, तो I बराबर आपको निकालना है तो V/R हो जाएगा। V का मान 18 और आपका प्रतिरोध भी 18, तो ये कट जाएगा, तो यानी I बराबर आपका 1 एम्पियर आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर I बराबर 1 एम्पियर भी आ चुका है। हम लोग आंसर देख लेते हैं, तो यहाँ पर 1 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, वो भी हमारा निकल चुका। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, इसी में ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है। तो ए व बी के बीच अब हम लोग विभवांतर निकाल लेते हैं। तीसरा सवाल ये हमारा जो है दूसरा सवाल था। ठीक है, ये हमारा तीसरा सवाल है। तो ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर, बीच विभवांतर। तो यहाँ पर हम लोग विभवांतर निकालते हैं। तो V बराबर होता है IR। ठीक है, तो V बराबर I का मान आपका एक ही आया है, एक ही निकाले हैं धारा का मान। अच्छा, अब यहाँ पर A व B के बीच प्रतिरोध देख लीजिए कितना है सर्किट में। तो A व B के बीच जो कुल प्रतिरोध है वो यहाँ पर हम लोग निकाले हैं। देखिए यहाँ पर 10 और 40 ओम जो है ये हमारा A व B के बीच है, तो ये निकल के आया है 8। तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं 8। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर जब मैं इसका गुणा कर दूंगा तो V बराबर 8 ही आ जाएगा, 8 ही वोल्ट आएगा। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से इसको हमें सॉल्व करना था मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग एक बार पूरा इसको देख सकते हो, सिंपल था, बहुत इजी था, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था। और ये वाला पार्ट है इतना। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न बनाइए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसमें केवल हमको पैटर्न बनाना है। ठीक है, इसमें और कुछ हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है उसका एक पैटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हेडिंग पहले देख लो, हेडिंग जैसा कहा है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास या लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र यही प्रश्न में कह रहा है ना, पैटर्न बनाइए। तो यहाँ पर यही है पैटर्न इसका। तो इसी तरह से भैया ये चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न बनेगा। ठीक है, इसी तरह से। ठीक है, यही केवल आपको इसमें बना देना है बस, और बाकी कुछ करना नहीं, इसमें ना कुछ लिखना है आपको, जैसा कहा है वैसा ही आपको करना है।
और उसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक क्या होता है, इसके दो उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर विद्युत चुंबक की परिभाषा आप लोग देख लीजिए एक बार, ये विद्युत चुंबक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग एक बार ध्यान देंगे, मैं थोड़ा सा जूम करूँगा और इस लाइन पर आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए, प्रणालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे की प्रणालिका के भीतर रख कर चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो ये हमारा विद्युत चुंबक की परिभाषा है और इसका उपयोग जो है बहुत प्रकार के उसमें किया जाता है। जैसे तो यहाँ से आप विद्युत चुंबक का उपयोग देखिए। विद्युत चुंबक शक्ति को उसकी कुंडली में फेरों की संख्या में परिवर्तन करके परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका उपयोग विद्युत घंटी, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर इत्यादि में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो उसमें सिर्फ 2 उपयोग पूछा था, लेकिन यहाँ पर 3 उपयोग बताया गया है। विद्युत घंटी, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इन सब चीज़ों में भी किया जाता है। तो यहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को भी बता दिया आपको कि ये क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है। अगला है विद्युत चुंबक तथा अस्थायी चुंबक कैसे भिन्न है। तो इसको आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी की किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। तो इसके पिछले सेट में हमने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बताया था, वहाँ पर आप लोग जा कर के उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। लेकिन एक बार अगर आपको बता दिया गया तो बार बार उस क्वेश्चन को बताने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो वहाँ से आप लोग पिछले सेट में जा कर के इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 11 तथा क्लोरीन परमाणु 17 के संयोग से NaCl का बनना समझाइए। तो देखिए भाई ये कैसे बनता है। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक 11, ठीक है, और उसके बाद परमाणु क्रमांक 17, ये दोनों एक ऋण आयन बनाता है, एक धन आयन बनाता है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इसका इलेक्ट्रॉन बैलेंस में आ जाता है, ठीक है, और ये दोनों आपस में मिल करके NaCl बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। डॉट का मतलब ले रहा है और धन का मतलब ये त्याग रहा है। तो ये दोनों आपस में बना करके Cl बना लेते हैं। तो ये इतना पूरा चीज़ आप जो है इसको दर्शा सकते हो उस चीज़ में, ठीक है, जहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है यहाँ से, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो भाई पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सारा चीज़ बता रखा है। आपको बार बार उसी क्वेश्चन को रिपीट करना कोई मतलब नहीं है। अगर आप सारे सेट को सीरियल से देखते आ रहे हैं तो आपको पिछले सेट में ये सारा चीज़ आपको देखने को मिला होगा। तो एक बार आप जो जा करके पिछले पूरे सेट को देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा कर के उनको देख लेना। अब हमारा यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू होता है क्या होता है, ठीक है, तो इसमें केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है मैं आपको केवल रासायनिक समीकरण देना है और बाकी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इन सारों चीज़ों का उत्तर यहाँ से आप लोग देख सकते हो भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमने पूरा उत्तर आपको F तक, इसमें देखिए F तक बोल रहा है, A से लेकर F तक। तो यहाँ पर क्या होता है जब 2 पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो क्या क्या बनता है, यहाँ पर आपको मिला करके और यहाँ पे बना करके दिखाया गया है। तो इन सारे रिएक्शन को एक बार आपको लिख करके मिला करके बना करके ट्राई कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको ये सारे रिएक्शन याद हो जाएं कि क्या क्या पदार्थ मिलाया गया और क्या क्या बन रहा है इसमें, ठीक है। बाकी नाम तो यहाँ पर इसमें बोला ही गया है कि क्या क्या चीज़ लेना है और क्या क्या चीज़ यहाँ पर आपका बन रहा है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को आप लोग नोट कर लेना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और विलेन के पीएच मान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो विलेन का पीएच मान और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पर विलेन का पीएच मान देखिए, इसको वैज्ञानिक सॉरेनसन ने बताया था कि किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ऋणात्मक लघुगुणक के उस विलेन के पीएच मान लघुगुणक को उस विलेन का पीएच मान कहते हैं। यानी किसी विलेन का जो पीएच मान होता है वो किसी उसमें जो हाइड्रोजन होता है उसमें H+ आयन के जो लघुगुणक होते हैं वो उसी के बराबर होता है और उसी को हम लोग उस विलेन का पीएच मान कहते हैं। ये इसका परिभाषा और इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा पूछा है वैसा आप लोग इसका उत्तर नोट कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है तथा प्रत्येक कार्बन की चारों संयुक्ताएं चार एकल बंधों द्वारा पूर्णतया संतुष्ट नहीं होती हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर एथिलीन लिख लेना और इसका ये स्ट्रक्चर दिखा देना, एसिटिलीन लिख लेना फिर इसका स्ट्रक्चर दिखा देना इत्यादि जो है ये हमारा जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है और इसका परिभाषा, यानी इसमें दो बांड पाए जाते हैं और इसमें कार्बन की जो संयुक्ताएं होती हैं एकल बंधों द्वारा नहीं जुड़ी होती हैं, डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ी होती हैं। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इसमें करा इसका आईपीएसी नाम लिखिए। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है और चाहे जिधर से गिनती किया जाए तो ये हमारा बॉन्ड जो है दूसरे नंबर पे ही आ रहा है, तो इसका नाम लिखा जाएगा। अब 4 कार्बन है तो इसके लिए ब्यूट लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्यूट लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ब्यूट लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए इन लगाएंगे तो ब्यूटाइन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बॉन्ड जो हमारा दूसरे नंबर पे आएगा, चाहे जिधर से गिनेंगे चाहे इधर से चाहे इधर से, तो दूसरे नंबर पे आ रहेगा तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। और इसका लिखते हैं तो 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए लिखा जाता है प्रोप, तो प्रोप लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें OH समूह है तो उसके लिए ऑल शब्द लगाना होता है तो प्रोपेनॉल। और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों OH समूह कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो प्रोपेनॉल 2 लिखा जाएगा। ये हमारा आईपीएसी नाम इसका हो गया। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। अब उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। इसमें क्या रहा है, देखिए ये सब क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का है। निम्नलिखित प्रत्येक का 1-1 उदाहरण दीजिए। विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखो विखंडन हो गया। देखिए अगर आप डायरेक्ट केवल एग्जाम्पल लिख दोगे जैसे अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, तो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप परिभाषा लिख के एग्जाम्पल लिख भी देते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, परिभाषा भी लिख लोगे, एग्जाम्पल भी लिख लोगे। तो ये विखंडन हो गया और ये आपका खंडन हो गया, ठीक है। ये आपका खंडन हो गया। इसके अंतर्गत खंडन में क्या होता है, जीव का प्रत्येक खंड खंड हो जाता है, जैसे स्पायरोगायरा हो गया, राइजोपस हो गया, ठीक है। तो ये उदाहरण हो गया, ये परिभाषा हो गया। अब उसके बाद खंडन के बाद इसमें जो है क्या क्या पूछा है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। खंड पुनरुद्भवन हो गया, तो यहाँ पे पुनरुद्भवन भी देख लीजिए, या इसको पुनर्जनन भी कहा जाता है। इसमें जो है ये परिभाषा हो जाता है, ये उदाहरण हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर परिभाषा बहुत आसान भाषा में आपको बताया गया है। उसके बाद जो है मुकुलन भी होता है एक, तो मुकुलन देख लीजिए यहाँ पर, या ये इसका परिभाषा हो जाता है और यहाँ से इसका उदाहरण हो जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको परिभाषा भी बता दिया और इसका उदाहरण भी बता दिया, ठीक है। बाकी आसान सा परिभाषा है, आप इसको आसानी से समझ सकते हो। मैं आपको केवल सारी की सारी चीज़ों का हल बता रहा हूँ, तैयार आपको खुद से करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हमने सारे के क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए हैं। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा होता है, शुरू कहाँ से होता है, परितंत्र। तो परितंत्र को आपको खुद से ढूंढ के लिख लेना, ओजोन परत को आप खुद से ढूंढ के लिख लेना, ठीक है। और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है तो इसको अगले वीडियो में आपको इकट्ठा पूरा सारा बता दिया जाएगा। एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पौधों में गुरुत्वानुवर्तन, इसके पिछले सेट में आपका एक प्रकाशानुवर्तन एक गुरुत्वानुवर्तन था, तो वहाँ पे वो आपको बताया गया था, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हो। अब यहाँ से दूसरा टॉपिक है मनुष्य में वृद्धि हार्मोन्स क्या है। तो यहाँ पर मैं इसको आपको बता देता हूँ। तो देखिए मनुष्य में वृद्धि हार्मोन्स या इसी को ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं, यह एक पेप्टाइड हार्मोन्स है जो मनुष्य और अन्य जानवरों में विकास कोशिका पुनर्जनन को उत्तेजित करता है। यानी जो जानवर और मनुष्य में क्या करता है, ये विकास कोशिका होती है, यानी जो विकास करने वाली कोशिका होती है उसका पुनर्जनन करके उसको उत्तेजित करती है। यह मानव के विकास में महत्वपूर्ण होता है। यह मस्तिष्क के उस हिस्से में बनता है जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, या पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, या मास्टर ग्रंथि भी कह सकते हैं इसको आप लोग। हालांकि पिट्यूटरी ग्रंथि ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो है इसका उत्तर लिख लेना। अब उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसको एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। विषम पोषी पोषण क्या है, ठीक है, कि यह है विषम पोषी पोषण या इसी को पर पोषी पोषण कहते हैं।
यानी वह जो जीवधारी जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, निर्भर करते हैं, उन्हें परपोषी या विषमपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य, भेड़, बकरी, शेर, चीता, ये सब जो है अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, दूसरे चीज़ों पर आश्रित होते हैं। तो ये सब हमारे क्या हैं, परपोषी या विषमपोषी पोषी कहलाते हैं। तो यहाँ से ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सारा का सारा फिनिश हो जाता है। मैंने इसमें जितने क्वेश्चन थे सारे के सारे आपको हल बता दिए हैं। आशा करते हैं आप लोग सारे को अच्छे से तैयार करोगे और बोर्ड परीक्षा में एक अच्छे नंबर लाने के लिए आप जो है अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे। इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। अगर वीडियो से आपको ज़रा सा भी हेल्प मिलेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।